तो कहानी की शुरुआत होती है और हम एक आइलैंड को देखते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और वो आइलैंड बाहर की दुनिया से किसी भी तरह से कनेक्ट नहीं है। बस आइलैंड पर सिर्फ वो ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके पास स्पेशल पावर्स हैं और उन्हें ट्रेन किया जा रहा है एक दिन मॉन्स्टर और एलियन से लड़ने के लिए जो कि इंसानियत के दुश्मन है। फिर हम एकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ हमें लड़के नाकाजिमा से मिलते हैं जो कि बाकियों से थोड़ा अलग था क्योंकि उसके पास बाकियों की तरह सुपर पावर्स नहीं थी, जिसकी वजह से दूसरे हमेशा उसे परेशान किया करते थे और हमेशा उसे अपने से कम समझा करते थे। एक दिन क्लास में टीचर दो नए स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें एक लड़के का नाम कियोया है। तभी एक स्टूडेंट मोगो कियोया के पास आता है और उसे उसकी पास के बारे में पूछता है और टीचर सभी को बताते हैं कि कियोया के पास एक सीक्रेट है, इसलिए कोई उससे इस बारे में सवाल नहीं पूछेगा। नाकाजिमा को लगता है कि कियोया जरूर काफी स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि ऐसे स्ट्रॉन्ग लोग ही अपने पास को सीक्रेट रखते हैं। फिर एक काफी स्वीट लड़की क्लास में आती है और अपना नाम नाना बताती है। नाना जल्दी अपने स्वीट बिहेवियर से सभी लोगों को इम्प्रेस भी कर लेती है और बताती है कि उसके पास माइंड रीडिंग है, वो किसी का भी माइंड रीड कर सकती है और साथ ही उनके पास्ट के बारे में भी पता लगा सकती है। फिर टीचर डिसाइड करने लगते हैं कि क्लास का रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा। नाना नाकाजिमा का नाम लेती है और इसके बारे में काफी सारी बातें ऐसी बताती है जो कि क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए होनी चाहिए। लेकिन तभी क्लास के दो स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स भी अपना नाम रिप्रेजेंटेटिव के लिए देते हैं, जिनमें से एक का नाम सेया है जो कि आइस अटैक कर सकता है और दूसरे का नाम मोगो जो कि फायर बॉल्स शूट कर सकता है। लेकिन इस वजह से उनके बीच बहस हो जाती है और कियोया उन्हें सलाह देता है कि उन्हें एक डुओ से डिसाइड करना चाहिए कि कौन ज्यादा क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनने के लायक है। जिसके बाद सेया और मोगो का डुओ शुरू होता है और पूरी क्लास उन्हें देखने भी आती है। दोनों ही एक दूसरे पर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक करते हैं। मोगो अपनी फायर बॉल से अटैक करते हैं पर सेया आइस की मदद से उसी अटैक को रोक दे रहा था। जिसके बाद सेया मोगो का एक पैर पर से जमा देता है जिससे मोगो एक खड़ा नहीं हो पा रहा था, जिससे सेया की जीत होती है। मोगो अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाता और सेया की तरफ एक बड़ा फायर बॉल फेंक देता है, लेकिन वो अटैक गलती से क्लास के सभी स्टूडेंट्स के लगने वाला था। पर तभी नाकाजिमा सामने आ जाता है और अपनी पावर से अटैक रिमूव कर देता है। नाना और बाकी सभी नाकाजिमा से पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया। नाकाजिमा बताता है कि उसके पास दूसरों की पावर को मिटाना और उनके अटैक्स को ब्लॉक करके रिमूव करना, लेकिन नाकाजिमा को हमेशा से लगता था कि उसकी पावर किसी काम की नहीं है, इसलिए वो किसी को कुछ बताता ही नहीं था। फिर नाकाजिमा की हिम्मत देकर उसे क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है, जिससे नाकाजिमा को अपने ऊपर काफी नाज होता है। उसे शाम पहाड़ के किनारे नाकाजिमा और नाना बातें कर रहे होते हैं और नाकाजिमा नाना से कहता है कि वो उसकी मदद के बिना क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं बन पाता, तो उसके लिए वो नाना का थैंक्स करता है। नाना नाकाजिमा का हाथ पकड़ती है और उसे कहने लगती है कि ये उसकी जिंदगी की नई शुरुआत है। पर तभी नाना का बर्ताव बदलने लगता है और वो अपना असली चेहरा दिखाती है और नाकाजिमा को नीचे फेंक देती है। पर नाकाजिमा गिरते हुए एक रस्सी पकड़ लेता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है और नाना ये क्या कर रही है। फिर नाना बताती है कि इंसानियत के लिए असली खतरा वो मॉन्स्टर नहीं है जिन्हें नाकाजिमा अपनी बुक्स में देखता है, बल्कि ये लोग खुद हैं जिनके पास ऐसे स्पेशल पावर्स है जो उन लोगों को आसानी से मार सकते हैं जिनके पास पावर नहीं है। नाना बताती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन ने उसे इस आइलैंड पर स्पेशल पावर वाले लोगों को खत्म करने के लिए भेजा है और नाना के पास भी कोई पावर नहीं है, पर वो इतने समझदार है और उसे लोगों के बारे में इतनी नॉलेज है जिससे वो सभी को यकीन दिला सकती है कि उसके पास माइंड रीडिंग की पावर है। फिर नाकाजिमा नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर हम नाना को उसके ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स के सामने देखते हैं जो कि नाना को बता रहे थे कि स्पेशल पावर्स वाले लोग उनके लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं और अगर उन्हें मारा नहीं गया और उनकी आबादी बढ़ गई तो एक दिन ये सभी नॉर्मल इंसानों को अपने गुलाम बना लेंगे। इसलिए नाना को स्पेशल पावर वाले लोगों को मारने के लिए भेजा गया है। अब हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स क्लास एक्टिविटी कर रहे होते हैं। तभी सेया लेक के पानी को बर्फ बना देता है। नाना देखती है कि वो बर्फ इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसे पिघलने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। नाना समझ आती है कि सेया काफी स्ट्रॉन्ग है और वो भी इंसानियत के लिए एक बड़ा खतरा है, इसलिए नाना सेया को अपना अगला टारगेट बनाती है। कुछ देर बाद नाना सेया के साथ बैठी होती है और मोगो कुछ स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा होता है। मोगो एक स्टूडेंट को मुक्का मारने ही जा रहा होता है और तभी उसे ही मुक्का लग जाता है और वह गिर जाता है। हमें पता चलता है कि ये एक स्टूडेंट शेबे शाबा ने किया था जो कि टाइम ट्रेवल कर सकता है और टाइम को रोक भी सकता है। सेया नाना को बताता है कि शेबे शाबा उनकी क्लास का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट बन सकता है क्योंकि वो टाइम को कंट्रोल कर सकता है। ये जानकर नाना अपना टारगेट बदल लेती है और शेबे शाबा को अपना अगला टारगेट बनाती है। कुछ देर बाद नाना शेबे शाबा के साथ लंच कर रही होती है और बातों ही बातों में उससे उसकी पास के बारे में पूछने लगती है और उससे उसकी पास की वीकनेस और स्ट्रेंथ जान लेती है। नाना को पता चलता है कि शेबे शाबा 24 घंटे तक टाइम में पीछे जा सकता है, लेकिन टाइम में पीछे जाने की वजह से वो काफी थक जाता है। नाना शेबे शाबा को मारने का प्लान बनाने लगती है, पर तभी वहाँ कियोया आ जाता है और नाना से नाकाजिमा के बारे में पूछने लगता है क्योंकि वही उससे ज्यादा बात कर रही थी और अब वो गायब है। शेबे शाबा भी अपनी एबिलिटी की मदद से नाकाजिमा को ढूंढने का डिसाइड करता है। इसके नाना के दिमाग में एक प्लान आता है और वो शेबे शाबा का टाइम में पीछे जब भेजती है जब सेया ने लेक को बर्फ नहीं बनाया था और कुछ देर बाद लेक बर्फ बन जाती है और शेबे शाबा लेक के अंदर फंस जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कियोया को नाना
पर शक था कि वो वही स्टूडेंट्स को मार रही है, इसलिए नाना कियोया के पास का पता लगाने की कोशिश करती है जिससे वो कियोया को मारने का प्लान बना सके। नाना कियोया की दोस्त बन जाती है और उस पर नजर रखने लगती है, जिससे नाना कियोया की पूरे डेली रूटीन का पता लगा लेती है। फिर एक दिन नाना कियोया के घर भी जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि कियोया कुछ भी सूंघ नहीं सकता क्योंकि उसके घर की सब्जियों पर लिखा था कि वो कितने दिन पुरानी है और कब तक खराब हो जाएंगे। कियोया को मारने के लिए नाना उसके घर जाती है और उसकी गैस ऑन कर देती है, जिससे जैसे ही कियोया घर में आता है और गैस ऑन करता है, काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। फिर नाना वहाँ आती है और डॉक्टर को बुलाने का नाटक करने लगती है, पर तभी आधा जला हुआ कियोया नाना को रोकता है और बताता है कि उसके पास इमोर्टैलिटी है, यानी कोई भी चीज कियोया को मार नहीं सकती और कियोया वापस ठीक होने लगता है। पर सबसे पहले ब्लास्ट की जगह पर आने की वजह से कियोया को नाना पर और ज्यादा शक हो जाता है। फिर नाना एक लड़की मिचिरू से मिलती है जिसके पास किसी को भी चाट कर हील करने की पावर है। नाना अपने ऊपर से कियोया का शक हटाने के लिए एक प्लान बनाती है और खुद अपने आप को पीछे मारकर घायल कर लेती है और इल्जाम इंसानियत के दुश्मन मॉन्स्टर पर लगा देती है और बताती है कि उनके पास इनविजिबल होने की पावर भी है और वो उन्हें मारने आइलैंड पर भी आ चुके हैं। फिर मिचिरू नाना को पूरी तरह से हील तो कर ही देती है, जिसके बाद नाना को ही क्लास का रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता है क्योंकि उन्हें यकीन हो गया था कि नाकाजिमा को किसी मॉन्स्टर ने मार दिया होगा। लेकिन इससे एक स्टूडेंट सुनोकिची का ध्यान नाना पर जाता है और इसी रात वो नाना के पास आता है और उसे एक फोटो दिखाता है जिसमें वो सुनोकिची का गला बांधकर उसे मार रही थी और बताता है कि इसके पास की मदद से वो फ्यूचर में जा सकता है और जो होने वाला है उसकी फोटो भी खींच सकता है। सुनोकिची फोटो के बारे में नाना से पूछता है, पर नाना कहने लगती है कि जरूर किसी से गलती हुई है क्योंकि वो उसे क्यों मारेगी। पर सुनोकिची बताता है कि उसका देखा फ्यूचर कभी गलत नहीं हो सकता। फिर सुनोकिची नाना को एक रेस्टोरेंट पर ले जाता है और एक फोटो खींचकर दिखाता है जिसमें नाना नाकाजिमा को खाई में धक्का दे रही थी। फिर नाना कहने लगती है कि उसे एक मौका मिलना चाहिए जिससे वो अपने आप को सही प्रूव कर सके। सुनोकिची नाना को उसकी गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर दे देता है। नाना इस मौके के रूप में देखती है जिसे वो सुनोकिची पर पास से नजर रखवाएगी, इसलिए नाना इसके लिए मान जाती है। फिर नाना सुनोकिची के घर पर ही रात गुजारती है और सुनोकिची को मसाज भी दे देती है, जिसके बाद सुनोकिची सो जाता है और नाना देखती है कि सुनोकिची एक कैमरे की मदद से फ्यूचर की फोटो लेता है। नाना उसमें से एक फोटो छुपा देती है, जिसके बाद सुनोकिची नींद से उठता है और बताता है कि वो नींद में 5 फोटो ले सकते हैं और यहाँ सिर्फ 4 ही है, जिससे वो समझ जाता है कि नाना ने उनमें से एक फोटो चुराई है। फिर सुनोकिची नाना के पास से वो फोटो ले लेता है और देखता है कि इस फोटो में नाना मरी हुई है, जिससे वो कम चौकन्ना हो जाता है क्योंकि अब खतरा नाना को था। फिर नाना सुनोकिची को प्ले रूम में मिलने की कहती है और जैसे ही वो सुनोकिची प्ले रूम में आता है, नाना उसे रस्सी से मार देती है जैसा हमने फोटो में देखा था। फिर सुनोकिची के मरते हुए नाना बताती है कि जिस फोटो में नाना मर रही थी वो नकली थी और उसने वो खुद ही खींची थी, जिससे सुनोकिची कम चौकन्ना रहे। लेकिन सुनोकिची के मरने के बाद भी असली मुसीबत खत्म नहीं हुई थी क्योंकि जो फोटो नाना ने चुराई थी उसमें कियोया और मिचिरू उसे सुनोकिची की लाश के साथ देख लेते हैं और बिल्कुल वैसा ही होता है। तभी वहाँ कियोया और मिचिरू आ जाते हैं, पर नाना पहले से उनके लिए तैयार थी और जब कियोया इसके बारे में पूछता है तो वो उन्हें बताती है कि सुनोकिची उसे ब्लैकमेल कर रहा था उसकी प्राइवेट फोटो दिखाकर। और तभी प्ले रूम में कुछ इंसानियत के दुश्मन आ गए और सुनोकिची को मार कर चले गए, जिसके बाद सभी वहाँ से चले जाते हैं। पर सिर्फ मिचिरू नहीं जाती, जो अपनी हीलिंग पावर से सुनोकिची को ठीक करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तभी मिचिरू को सुनोकिची की जैकेट में एक फोटो मिलती है जिसमें नाना नाकाजिमा को नीचे धक्का दे रही थी। तभी वहाँ नाना भी आ जाती है, पर मिचिरू इतनी शरीफ थी और नाना ने अपनी इतनी अच्छी इमेज बनाई हुई थी जिसकी वजह से मिचिरू को लगता है कि सुनोकिची हमेशा सही फ्यूचर नहीं देख सकता था और ये जरूर उसका सिर्फ एक सपना ही होगा। सुनोकिची के फ्यूनरल पर कियोया उसकी बॉडी का टेस्ट करने की कहता है और उसे ओपन करने लगता है, पर तभी सुनोकिची का ग्रेव अंदर से ही ओपन हो जाता है और सुनोकिची की लाश उठ जाती है, जिससे सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ शिंजी आता है जो कि ज्यादातर क्लास से गायब ही रहता है और बताता है कि वो अपने पास डेड बॉडी को कंट्रोल कर सकता है और उनसे इन्फॉर्मेशन भी ले सकता है। पर तभी नाना अपने आप को बचाने के लिए कहने लगती है कि वो सुनोकिची की सोल की आवाज सुन सकती है और वो उससे कह रही है कि उसे आराम करना है। जिसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सुनोकिची की अंतिम संस्कार और अच्छे तरीके से करेंगे और कियोया को बॉडी टेस्ट करने की परमिशन नहीं मिलती। नाना शिंजी को अपना अगला टारगेट बनाती है क्योंकि उसकी पार नाना के लिए काफी बड़ा खतरा बन सकती थी। फिर नाना को पता चलता है कि युका शिंजी की गर्लफ्रेंड है और उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ है, यानी वो काफी स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद नाना युकी की अच्छी दोस्त बन जाती है, पर कुछ ही टाइम में युका को सच्चाई पता चलती है कि असल में युका लाशों को कंट्रोल कर सकती है और शिंजी तो पहले से ही मर चुका है। युका शिंजी से प्यार करती है, इस वजह से उसने शिंजी को कंट्रोल कर रखा है। जिसके बाद नाना अपने जहरीली सुई युकी को चुबा देती है, जिससे युकी की मौत हो जाती है। फिर नाना फॉरेस्ट में एक लड़की हाबू से मिलती है और उससे उसकी दोस्त क्योरी के बारे में पूछती है। हाबू बताती है कि उसकी क्योरी से फाइट हो गई है, इसलिए वो यहाँ आई है। इससे नाना के दिमाग में एक प्लान आता है और वो हाबू को अपनी जहरीली सुई छुपा देती है और एंटीडोट के बदले हाबू से उसका फोन मांगती है। फोटो मिलने के बाद भी नाना हाबू को फॉरेस्ट में मरता हुआ छोड़ जाती है। फिर नाना क्योरी के रूम में आती है और उसके लेंस में अपनी सुई से जहर लगा देती है। फिर नाना वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद नाना सेया, मोगो, कियोया और मिचिरू के साथ फॉरेस्ट में वापस जाती है और उन्हें बताती है कि असल में युकी लाशों को कंट्रोल कर सकती थी और उसने मरे हुए शिंजी को भी कंट्रोल किया हुआ था, जिससे वो उसके साथ हमेशा रह सके। पर इसी बात से शर्मिंदा होकर युकी ने अपने आप को खत्म कर लिया था और हम देखते हैं कि इससे
क्योया का शक नाना पर बढ़ता जा रहा था, पर तभी उन्हें क्योरी के रूम में चिल्लाने की आवाजें आती हैं और जब वो उस तक पहुंचते हैं तो क्योरी मर चुकी थी। क्योया चेक करता है और बताता है कि क्योरी की मौत उसके लेंस में जहर की वजह से हुई है। मिचोरू को याद आता है कि हाबू की पार जहर बनाने की थी, जिससे इल्जाम हाबू की तरफ जाता है। फिर मिचोरू क्योरी का फोन देखती है जिसमें उसने लास्ट बार हाबू से ही बात की थी और उस टाइम हाबू नाना के साथ ही थी। फिर सभी के सामने क्योया नाना को ही अपराधी बता देता है। फिर बताने लगता है कि जरूर नाना ने ही हाबू के फोन से मैसेज किया होगा जिससे सभी का शक हाबू पर जाए। फिर क्योया और भी काफी सारी चीजें बताता है जिससे नाना ही अपराधी दिख रही थी। फिर क्योया नाना के पास हाबू का फोन चेक करता है लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता, जिससे उसके सभी सबूत बेकार साबित हो जाते हैं और मिचोरू क्योया पर चिल्लाती है नाना पर इतना बड़ा इल्जाम लगाने के लिए, जिसके बाद नाना और क्योया हाथ मिलाते हैं और नाना बताते ही है कि वो क्योरी की सोल की आवाज सुन सकती है जो उससे कह रही है कि फिर से कोई किसी क्लासमेट पर शक न करे। उसी रात सभी को सेफ रखने के लिए नाना सभी के रूम में बाहर पहरा दे रही होती है। तभी मिचोरू वहां आ जाती है और उससे बातें करने लगती है, पर तभी मिचोरू का बर्ताव बदल जाता है और वह नाना के गले पर चाकू रख देती है और उससे उसका रियल मोटिव पूछने लगती है। नाना को मौका मिलता है और वो मिचोरू का चाकू अपने गले से हटा देती है और इसमें मिचोरू के हाथ पर भी चोट लग जाती है। नेक्स्ट डे मिचोरू नाना को पहाड़ी पर ले आती है और उससे बातें करने लगती है, लेकिन फिर नाना बताती है कि वो असली मिचोरू नहीं है क्योंकि उसने कल ही चोट पर बैंडेज लगाई है और असली मिचोरू तो उसे हील कर सकती थी। तभी मिचोरू एक लड़के में चेंज हो जाती है। फिर वो लड़का अपना नाम जिन बताता है। फिर जिन बताता है कि वो पहले उसी एकेडमी में जाया करता था। फिर जिन नाना को अपने साथ एक केव में ले जाता है जहाँ वो रहता है। फिर नाना को कॉफ़ी देता है और खुद भी एक कॉफ़ी लेता है। फिर जिन बताता है कि वो इतने टाइम से उस कैट में बदला हुआ था जिसे नाना डेली खिलाती थी। जिन बताता है कि 5 साल पहले उसके सभी क्लासमेट एक दूसरे से लड़ने लगे और उन्होंने एक दूसरे को मार दिया, जिसमें सिर्फ जिन ही बच पाया। चुपके से नाना जिन की कॉफ़ी में जहर डाल देती है और जैसे ही जिन उसे पीता है वो ज़मीन पर गिर जाता है। फिर नाना अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जिनके बारे में बताने के लिए कॉल करने लगती है, पर तभी क्योया नाना के पीछे आ जाता है और उसका फोन ले लेता है। लेकिन तभी क्योया मिचोरू में बदल जाता है। फिर वो सेया में बदल जाता है, जिससे नाना को समझ आ जाता है कि जिन सिर्फ किसी का रूप नहीं बदल सकता बल्कि उसकी पार भी यूज कर सकता है। नाना वहां से भागने लगती है, पर तभी जिन मोगो में बदलने लगता है और नाना के ऊपर फायर बॉल से अटैक करता है, जिससे नाना काफी घायल हो जाती है। फिर जिन नाना और उसके बीच ट्रस्ट बनाने के लिए उससे उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगता है। नाना थोड़ी जिन के साथ कंफर्टेबल होती है और बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी फैमिली को एक स्पेशल पावर वाले इंसान ने मार दिया था। फिर जिन नाना को संभल कर रहने को कहता है क्योंकि आइलैंड पर उसके अलावा भी एक किलर और है। जिसके बाद नाना को अपने रूम में मिचोरू के सामने होश आता है। मिचोरू नाना की काफी चिंता भी कर रही थी और वो देखती है कि नाना ने उसकी बैक हील कर दी है जो कि जिन से अटैक से जल गई थी। नाना मिचोरू के साथ काफी क्लोज लग रही थी और सोच रही थी कि मिचोरू की भी जरूर कोई डार्क साइड होगी जिसकी वजह से उसे एक दिन मिचोरू को मारना पड़ेगा। क्योरी यूकी और हाबू के फनरल के टाइम क्योया अपने टीचर से कहता है कि उसे हायर अप से बात करनी है। मिचोरू काफी थकी हुई लग रही थी नाना पर अपनी पावर का ज्यादा यूज करने की वजह से। फिर जिन वापस नाना के रूम में आता है और नाना से कुछ जवाब के बदले उसका फोन वापस देने की कहता है, पर तभी वहाँ मिचोरू आ जाती है और जिन कैट में बदल जाता है। मिचोरू के इतने अच्छे बिहेवियर की वजह से नाना मिचोरू को अपने पास के बारे में बताती है और बताने लगती है कि एक रात वो अपने पेरेंट्स को बिना बताए खिड़की से कूदकर अकेले बाहर निकल गई, लेकिन वो अपनी खिड़की खुली छोड़ गई, जिसकी वजह से कोई इंसान जिसके पास स्पेशल पावर्स भी थी वो चोरी करने उसके घर में घुसा और उसके पेरेंट्स को भी मार दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग क्योया नाना के पास आता है और बताता है कि स्टूडेंट का मर्डर हो गया है। नाना समझ जाती है कि यहाँ सच में एक और किलर है जो स्टूडेंट्स को मार रहा है। जो स्टूडेंट्स मरा उसका नाम रियूजी था। मोगो से पूछता है कि वो पिछली रात क्या कर रहा था क्योंकि रियूजी का रूम काफी साथ वाला ही है। मोगो बताता है कि वो अपने दोस्तों को स्पीच दे रहा था। फिर क्योया मोगो के दोस्तों से उनकी पार के बारे में पूछता है। वो तीनों बताते हैं कि वॉइस मिमिक्री, ह्यूमन मैग्नेट और एस्ट्रो ट्रैवल। फिर क्योया रियूजी की गर्लफ्रेंड फूका से उसकी पावर के बारे में पूछता है। फिर फूका सभी को बाहर ले जाती है और दिखाती है कि वो विंड की मदद से काफी पावरफुल अटैक कर सकती है। तभी वहाँ टीचर आ जाते हैं और क्योया को बताते हैं कि हायर अप कॉल पर है। फिर नाना और मिचोरू वापस रियूजी के रूम में आ जाती हैं और इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं। नाना देखती है कि मिचोरू काफी परेशान लग रही है। फिर मिचोरू नाना से कहती है कि ग्रेजुएट होने के बाद वो उसकी और उसकी फैमिली के साथ रह सकती है, जिससे नाना इमोशनल हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद नाना को उसकी न्यू ड्रेस मिलती है और तभी उसे याद आता है कि उसकी जहर की बोतल गायब है, जिसकी वजह से उसने जिन को मारने के लिए किया था। नाना मिचोरू के रूम में आ जाती है और जहर की बोतल ढूंढने लगती है, पर तभी जिन वहाँ आता है और उसकी बोतल दे देता है। फिर जिन नाना से एक बार मिचोरू को चेक करने की कहता है। नाना देखती है कि मिचोरू अपने बाटा में बेहोश पड़ी है। नाना थोड़ी देर सोचती है कि मिचोरू को बचाना चाहिए या नहीं, क्योंकि मिचोरू के मरने से उसका ही काम आसान हो जाएगा। लेकिन फिर नाना मिचोरू को बाटा से निकाल ही लेती है और अपने टीचर के पास डॉक्टर के लिए पूछने जाती है, पर टीचर उसे क्योया से मदद मांगने को कहता है। फिर क्योया नाना को कुछ मेडिसिन दे देता है।
कुछ देर बाद फुका नाना के पास आती है और पूछती है कि क्या रियोजी के केस में उन्हें कुछ पता चला, पर नाना बताती है कि कियोया केस पर जांच कर रहा है। फिर मिचोरो को होश आता है और बताती है कि उसने एक कैट को हील किया था शाल लेने से पहले। दूसरी तरफ जिन रियोजी के किलर से मिलता है और उससे जानवरों को नुकसान न पहुंचाने को कहता है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में नाना के मेंटोर सभी लीडर से कहते हैं कि वो स्कूल को चेक करने जल्द ही जाएंगे। नाना मिचोरो के साथ एक गेम खेलती है और उसे पूछती है कि वो हमेशा सभी के लिए इतनी अच्छी क्यों बनकर रहती है। मिचोरो बताती है कि बचपन में सभी उसे बुली किया करते थे उसके पास की वजह से। एक दिन मिचोरो एक कुत्ते को हील करती है, जो देखकर एक लड़की हितोमी उसकी दोस्त बन जाती है और फिर उसे उन लोगों से भी बचाती है जो उसे परेशान किया करते थे। लेकिन हितोमी को कैंसर था जिसकी वजह से वो जल्दी मर ही जाती है। इस वजह से मिचिरो कोशिश करती है कि वो अपने पास से सभी की हेल्प कर सके और सभी खुश रहे। फिर नाना वहाँ से चली जाती है और एक बार फिर सोच में पड़ जाती है कि उसे किस चीज को ज्यादा अहमियत देनी चाहिए, अपनी दोस्ती को या अपने मिशन को। तभी जिन नाना के पास आ जाता है और उस मिचोरो के बारे में बताता है कि वो अभी खतरे में हो सकती है। नाना ये सुनकर मिचोरो को बचाने भागने लगती है, पर तभी नाना के पास मिस्टर सरुका का कॉल आता है जो उसे उसके मिशन की याद दिलाता है। नाना का मन बदलने लगता है और सोचता है कि मिचोरो एनिमी ही है और उसे बचाने से मिशन बिगड़ सकता है। दूसरी तरफ घायल मिचोरो फॉरेस्ट में बचने के लिए भाग रही होती है। तभी चाकू मिचोरो के लगने ही वाला होता है जिससे मिचोरो मर सकती थी, पर तभी नाना वहां आ जाती है और चाकू उसकी पीठ पर लग जाता है। हम देखते हैं कि असली किलर मोगो का फ्रेंड था जो एस्ट्रो ट्रेवल कर सकता था, जिसका नाम रेट्रो है। रेट्रो नाना को मारने के लिए उस पर और अटैक करता है, पर कियोया रेट्रो की रियल बॉडी तक पहुंच जाता है और उसका गला दबा देता है जिससे उसकी एस्ट्रो फॉर्म गायब हो जाती है। हम देखते हैं कि मिचोरो के पास आने से पहले नाना ने ही कियोया के साथ मिलकर ये प्लान बनाया था। नाना का खून लगातार बह रहा होता है, इसलिए मिचोरो बिना कुछ सोचे समझे नाना को हील करने लगती है। कुछ देर में नाना पूरी तरह से हील हो जाती है, पर इतनी पार यूज करने की वजह से मिचोरो नहीं बच पाती। जब नाना मिचोरो की दिल की धड़कन सुनने जाती है, पर नाना मिचोरो की धड़कन नहीं सुन पाती, जिसकी वजह से वो काफी निराश हो जाती है और रोने भी लगती है। लेकिन अब ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये एनिमे अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।